हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी के जो बोर्ड्स एग्ज़ाम है वो काफ़ी नियर बाय है। और पहले सीबीएसई वालों के आ जाएंगे, उसके बाद आरबीएसई वालों के भी आ ही रहे हैं। तो स्टडी जोन पर आप सभी को हम लोग कोशिश करेंगे कि इन विद इन 15 डेज़ आप सबको ये जो सारे 13 चैप्टर आपके सिलेबस में है ये आपको कवर करा सकें। तो ये आपको हेल्पफुल होगा और आपकी स्टडी को कहीं ना कहीं बूस्ट करेगा। और हमारे लिए भी ये चैलेंज ही है कि आपको कम से कम टाइम में चैप्टर्स को पूरा ओवर थ्रू करा दें। तो आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें और आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आपके आने वाले एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा करके आएँ। तो हम आप सबके लिए चैप्टर वाइज सेशन लेकर आएंगे, साथ के साथ कुछ क्वेश्चंस जो कहीं ना कहीं हर एक पेज से रेज हो सकता है वो हम आपको बताएंगे। तो अगर आप लोग प्रिपरेशन वाकई में कर रहे हैं और अगर ये सेशन के लिए आप 20 to 30 मिनट मैक्स से आएगा, अगर इतना आप देते हैं टाइम निकाल करके, तो कहीं ना कहीं आपकी जो तैयारी है, आपकी प्रिपरेशन है, उसमें ये आपको बूस्ट करेगा। तो ये आज से हमने भी स्टार्ट किया है और हर दिन हम एक नए चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो मे बी अब तक भी आपने कुछ कहीं कमी छोड़ी है तो वो पूरी हो। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम आपको सारा सिलेबस कवर कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन से। तो हमने एनसीईआरटी से पूरा यहाँ पे कवर करना है हमें एनसीईआरटी को। तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन इस चैप्टर का नाम है। जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पर हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। और केमिकल रिएक्शंस, तो अगर ये आ जाता है, अगर ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो सिंपली आपको केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। और केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन अगर आप लोगों ने याद की हुई है तो ठीक है, लेकिन केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन में क्या होना चाहिए? एक तो उसमें होना चाहिए रिएक्टेंट की रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट पार्टिसिपेट्स एंड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। तो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं और बनने वाले क्या होते हैं? प्रोडक्ट होते हैं। और जहाँ पर केमिकल चेंज हो, केमिकल चेंज अकर्स, नाउन एज केमिकल रिएक्शंस। और केमिकल रिएक्शंस के उसके बाद आपको एग्जांपल लिखने हैं। एग्जांपल्स में आपको जैसे दिया हुआ है, मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन रूम टेम्परेचर पर, इधर से रस्टिंग ऑफ आयरन, इधर से ग्रेप्स का फर्मेंटेशन, फूड का कुकिंग, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, और वैक्स का बर्निंग, पेट्रोल डीजल फ्यूल का बर्निंग, कोल का बर्निंग। ये सारे के सारे एग्जांपल्स केमिकल इक्वेशन के हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में होने वाले चेंज स्टेबल होते हैं, रिवर्सिबल नहीं होते। मतलब एक बार कोई रिएक्शन हो चुकी है तो वो हो चुकी है, वो रिवर्स नहीं हो सकती। तो ये सारी चीज़ें रिवर्स नहीं हो सकती। तो ये सारे एग्जांपल्स केमिकल रिएक्शंस के हैं, ध्यान रखें ये एग्जांपल्स हैं सर। और यहाँ पर कुछ बन सकता है क्या? और इस पेज पर एक एक्टिविटी दी हुई है, इसमें मैग्नीशियम का एक रिबन लेना है 3 to 4 सेंटीमीटर का। अगर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में अगर आपको एक्टिविटी लिखनी है तो सबसे पहले आपको कुछ लेना है और जो एक्टिविटी में यूज़ करना है वही लेना है। तो मैग्नीशियम का इसमें आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि मैग्नीशियम के वायर को बर्न करने से पहले उसको सैंड पेपर से रगड़ कर साफ क्यों करते हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम रिएक्टिविटी सीरीज़ में जब आप मेटल चैप्टर पढ़ते हैं तब आपकी रिएक्टिविटी सीरीज आएगी, उसमें मैग्नीशियम ऊपर मतलब हाईली रिएक्टिव ग्रुप में लिखा होता है। तो मैग्नीशियम के वायर की जो सरफेस है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है। रिएक्शन करने के बाद मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है और ये ऑक्साइड उसको बर्न करते समय उसमें बैरियर का काम करता है, उसको जलने से रोकता है। तो हम सैंड पेपर से पहले उसको रिमूव कर देते हैं, उसके बाद बर्निंग करते हैं। तो ये सारा हमें लिखना है। अगर वो पूछ रहा है कि क्यों रगड़ कर साफ़ किया जाता है तो आपको सारा लिखना पड़ेगा कि मैग्नीशियम जो होता है वो हाईली रिएक्टिव है और उसकी जो सरफेस जो है उसमें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाती है और वो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाता है, इसलिए रगड़ के साफ़ करते हैं। डायग्राम आपको देख के जाना है और अगर आपके पास इनफ टाइम है आप बना सकते हैं तो आप डायग्राम भी बनाइए। अगर
3 मार्क्स में आ रहा है, तो डायग्राम भी आप लोग बना सकते हैं। तो ढंग से देखिए डायग्राम। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर देखो एक और एक्टिविटी दी हुई है, जिंक के ग्रेन्यूल्स और किस किस के बीच हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो डाइल्यूट लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड जो भी डाइल्यूट लिया गया है। आपको पता है अगर कंसनट्रेटेड होता तो काफ़ी हार्मफुल हो सकता था, इसलिए डाइल्यूटेड फॉर्म में ही हम रिएक्शन में यूज़ करते हैं एसिड्स को। स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, तो ये हार्मफुल हो सकते हैं। तो ये वाली सेम रिएक्शन और सेम क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 जो एसिड और बेस वाला है वहाँ पर ही पूछा जाता है। इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें जब हम सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जिंक क्या है, मेटल है ना। जैसे आप लोग जब रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हो ना, तो ये मॉडरेट वाले में आता है जिंक। तो होता क्या है तो मेटल जब रिएक्शन करता है अपने एसिड से, तो साथ में क्या बनते हैं, सोल्ट बनते हैं और निकलता है क्या, हाइड्रोजन गैस। तो दोस्तों यहाँ पर इसने पूछा है कि डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स। तो आपने कुछ देखा जो जिंक के ग्रेन्यूल्स के आसपास हुआ। तो क्या होता है यहाँ पर बुलबुले बनते हैं दोस्तों, बबल्स बनते हैं और कौन रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। ये डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे 1.2 का, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक। तो ये वाला डायग्राम आप बना के आ सकते हैं, या सेकंड चैप्टर में एक और डायग्राम दिया हुआ है वो भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ से हमें 2 क्वेश्चन हमें मिलते हैं, वो हमें क्लियर हुआ है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं, फ्रॉम द अबाउ 3 एक्टिविटीज़ वी कैन सी दैट। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ से अगर मान लो आपके 3 नंबर में बनता है केमिकल रिएक्शन का, तो वहाँ से आप डेफिनेशन लिखेंगे और एग्जांपल्स लिखेंगे कि ये एग्जांपल्स हैं, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, फूड कुकिंग, कोल का बर्निंग, वैक्स का बर्निंग, है ना। तो ये सारे तो आप उसमें लिखेंगे, लेकिन 3 मार्क्स का कंटेंट आपको देना है एग्जामिनर को, तो आप उसमें लिखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस के फर्दर टाइप्स भी हैं। तो टाइप्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज चेंज इन स्टेट, सेकेंड इज चेंज इन टेम्परेचर, थर्ड इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, फोर्थ इज चेंज इन कलर, स्टेट, कलर, गैस और टेम्परेचर। एक और हो सकता है प्रेसिपिटेट भी आता है, तो वो वाला भी एक एग्जाम्पल हो गया। तो ये इसके क्या है, टाइप्स हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आपको केमिकल रिएक्शन ना पूछ के केमिकल इक्वेशन के बारे में पूछा है, तो केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, एक वे है। इसमें हम केमिकल, ये तो सिंपली अगर डेफिनेशन पूछ रहा है तो आपको वही लिखना है कि केमिकल रिएक्शन को फॉर्मूला की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो केमिकल इक्वेशन नथिंग, इट इज़ क्या है ये, लिखो यहाँ पे आप देखिएगा, अ वर्ड इक्वेशन शोज दैट, ये क्या है, वर्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप उसके फॉर्मूला के बेसिस पे अगर आपको रिप्रेजेंट करोगे तो क्या बन जाएगी, वो केमिकल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एग्जांपल देना है, जैसे कि यहाँ पे सिंपल ही एग्जांपल दिया हुआ है, वही मैग्नीशियम वाला, मैग्नीशियम के वायर वाला जो सराउंडिंग के ओजन से रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है। तो वही इसने यहाँ पे दे दिया है, देखो यहाँ पे उसने जो रिएक्शन हो रही है उसको इस तरीके से लिखा है उसने वर्ड की फॉर्म में कि मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रही है, ये रिएक्टेंट है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं, जबकि राइट हैंड साइड पर कौन लिखा जाता है दोस्तों, अपने प्रोडक्ट्स लिखे जाते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट में लिखा गया है, इसको आप फॉर्मूला के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका केमिकल इक्वेशन। आगे केमिकल इक्वेशन अगर 2 या 3 मार्क्स में पूछा है तो आपको लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा कि केमिकल इक्वेशन जो होती है ये बैलेंस करके लिखी जाती है। क्यों, क्योंकि ये फॉलो करती है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को। इसी के साथ, और ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, अगर ये क्वेश्चन है कि क्या है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें बोथ साइड पर LHS और RHS, बोथ साइड पर जो एलिमेंट्स का नंबर है वो सेम हो, ठीक है, एलिमेंट्स का नंबर सेम हो। अगर नंबर सेम होगा तो जाहिर सी बात है उनका मास भी सेम होगा, तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन फॉलो करेगी, है ना। आगे हम बात करते हैं, देखो हाँ, अगर बैलेंसिंग करने के अगर लॉज आपसे पूछता है तो वही तरीका है, आपको
इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का जो मेथड है उसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपको फर्दर केमिकल रिएक्शन को आपको डिस्क्राइब करना है कि किसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पर हमेशा कौन लिखा होता है, हमारा रिएक्टेंट जो पार्टिसिपेट करता है। जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो रही होती है तो केवल हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं, और जब केमिकल रिएक्शन ख़त्म हो चुकी है तब केवल हमारे पास प्रोडक्ट बचते हैं। सारे के सारे रिएक्टेंट कन्वर्ट हो चुके होते हैं किसमें, हमारे प्रोडक्ट में। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड पर प्रोडक्ट्स होते हैं। और यहाँ पर जो एरो होता है ना बीच में, देखो दिखाया गया है यहाँ पे। इस तरीके से हम देखो, इस तरीके से हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर एक मिनट। ये जो एरो दिखाया गया है, इस एरो से आपको पता लग रहा होगा कि ये जो एरो है ना ये हमारी इक्वेशन या रिएक्शन की डायरेक्शन को बताता है। ओके, तो ये बताता है हमारी रिएक्शन की डायरेक्शन को। तो इससे आप और क्या पता लगता है हमें केमिकल इक्वेशन में, और क्या लिखा जाना चाहिए। जो भी एलिमेंट और जो भी कंपोनेंट्स में लिख रहे हैं उनकी स्टेट्स बतानी होती है, फिजिकल स्टेट। जैसे सॉलिड को स्मॉल एस से दिखाते हैं, गैस को जी से दिखाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है हमें। तो केमिकल इक्वेशन इस तरीके से लिखी जाती है। और अगर देखो किसी रिएक्शन में अगर हीट का इवोल्यूशन हो रहा है, हीट निकल रही है, तो हमेशा प्रोडक्ट की साइड पर लिखी जाएगी, है ना। रिएक्टेंट की साइड पर नहीं, प्रोडक्ट के साथ लिखी जाती है। और अगर किसी रिएक्शन को कंडक्ट कराने के लिए हम उसमें दे रहे हैं हीट को, तो वो आप जो एरो के ऊपर लिख सकते हैं, या रिएक्टेंट के साथ प्लस करके लिख सकते हैं कि हम यहाँ पे हीट दे रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक लॉज हैं केमिकल इक्वेशन लिखने के। हाँ, और कैटेलिस्ट वगैरह, अगर रिएक्शन में कैटेलिस्ट वगैरह, कैटेलिस्ट कौन होते हैं, जो रिएक्शन में यूज़ नहीं होते, बिना यूज़ हुए भी रिएक्शन को कंडक्ट कराने में हेल्प करते हैं, क्या कहलाते हैं, कैटेलिस्ट। क्या कहलाते हैं, कैटेलिस्ट। ठीक है, बैलेंसिंग है, ये मैं आपको पेन पेपर के थ्रू समझा सकता हूँ। तो उसके लिए आप वेट कीजिए, इस क्लास से और होने के बाद नेक्स्ट जो क्लास आएगी तो उसमें मैं आपको रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें वो बताने वाला हूँ। आगे चलते हैं, आप लोग बने रहिए। देखो ये वाली रिएक्शन मैं कहता हूँ आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि देखो इसमें हो क्या रहा है। आयरन की रिएक्शन हो रही है किससे, आयरन की रिएक्शन हो रही है हमारे H2O से। किससे हो रही है, H2O से। और बनता क्या है बताओ, Fe3O4, और साथ में निकलती है क्या, हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से आप जब लिखें ना तो इनकी स्टेट ही बताए। जैसे मान लो ये किस फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये कौन सी फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। कौन सी फॉर्म है बताओ, ये एक्वस फॉर्म बनेगी, और शायद और यहाँ पे लिखना है गैस फॉर्म। ठीक है, तो आपको इस तरीके से स्टेट बतानी है। और रिएक्शन इसको मैं कहता हूँ याद कर लीजिए, क्या रिएक्शन है कि आयरन की रिएक्शन H2O से कराने पे Fe3O4 बनता है, और ये इसका ऑक्साइड है, और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से ये इक्वेशन आप याद रखें। अगर आपको केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए ये आता है तो आप ये एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो आई थिंक हम ऑलमोस्ट हर एक चीज़ जो एनसीईआरटी की बिल्कुल बारीक चीज़ है उसको कवर कर रहे हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपने एनसीईआरटी अभी तक भी नहीं पढ़ी है तो हम आपको इससे गो थ्रू करवा रहे हैं। ये वही अपने फिजिकल स्टेट को लिखने के लिए दिखाया गया है। दोस्तों ये दोनों रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने अभी भी इन पर गौर नहीं किया है तो आप लोग इनको गौर करेंगे। देखो क्या दिखाया गया है। पहली जो रिएक्शन है ना, ये किसका बर्निंग है, कोल का ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसकी रिएक्शन H2 से करा रहे हैं, हाइड्रोजन गैस से करा रहे हैं। और क्या बन रहा है, मेथेनॉल। क्या बन रहा है, मेथेनॉल। और ये पॉइजनस होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे आइए, स्टेट आपको दिखाई गई है। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की बहन है, लेकिन ज़्यादा टॉक्सिक है। हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन हो रही है। ऊपर देखो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, ये ATM, एटमॉस्फेरिक
एटमॉस्फेरिक प्रेशर को दिखाया गया है। तो किसी रिएक्शन में अगर आपको कुछ कंडीशंस शो करनी हो, जैसे कि उसका प्रेशर, उसका टेम्परेचर, उसका रिएक्टेंट, तो वो आप इक्वेशन के एरो के ऊपर लिखेंगे। देखो यहाँ पे 340 एटीएम लिखा हुआ है ना, ये क्या है, आइडियल कंडीशन है इसके लिए, क्या इतना प्रेशर होना चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ ये वाली इक्वेशन अगर आ जाती है तो अच्छे अच्छे बच्चे जिन्होंने इस पर कोड नहीं किया होगा वो लोग काफ़ी इसमें सोचेंगे कि ये कहाँ से आई इक्वेशन इक्वेशन। तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन H2 से कराने पे मेथेनॉल बनता है, CH3OH बनता है, लिक्विड स्टेट होती है, 340 एटीएम होता है। तो यहाँ पे क्यों दिया गया है, दिखाने के लिए कि कहीं अगर कंडीशन लिखनी हो तो भी एरो के ऊपर लिखते हैं। अगली जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन तो आप कई बार पढ़ चुके हैं। कौन सी वाली सर? ये वाली जो इक्वेशन है ये कौन सी रिएक्शन है बताओ? फोटो सिंथेसिस। क्या है? फोटो सिंथेसिस। यहाँ पर रॉ मटेरियल क्या थे? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन था? वाटर था। ठीक है, वाटर आता है बताओ सोइल से, CO2 आती है एटमॉस्फेयर से। और यहाँ पर हमारे लिए जो कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं वो जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वो कर रहे हैं सनलाइट और कौन? क्लोरोफिल। यहाँ पर किसका काम कर रहे हैं? हमारे कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। कैटलिस्ट वो होता है जो यूज़ नहीं होता, मतलब सनलाइट भी कभी ख़त्म नहीं होगी अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, बिल्कुल, मतलब कुछ भी अमाउंट उसका ख़त्म नहीं हुआ होगा। और क्लोरोफिल भी वैसा का वैसा ही रहा होगा। ऐसा नहीं है कि अभी स्टार्टिंग हुआ तो 1 घंटे बाद क्लोरोफिल थोड़ा कम हो गया, नहीं, वो उतना ही रहेगा। ये यूज़ नहीं होते, बस हेल्प कराते हैं रिएक्शन को होने में। देखो याद क्या करना है, अभी किसी को याद नहीं हुई है फोटोसिंथेसिस तो यहाँ से याद कर लें, C6CO2 और H2, है ना। सब जगह पे 6 आता है भैया, बैलेंस करते हो तो। ग्लूकोज में कुछ नहीं आता, H2O में 12 आता है। अगर आपको बैलेंस करना नहीं आता तो ये तो याद कर ही लीजिए। यहाँ पर कैटलिस्ट होंगे हमारे सनलाइट और क्लोरोफिल। ग्लूकोज यहाँ पे बनता है जो मेन प्रोडक्ट है, और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या निकलती है भैया? इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर हम सब डिपेंड है, कौन? ऑक्सीजन। और यही एकमात्र ऐसी रिएक्शन है पूरी अर्थ में जिससे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। साथ में निकलता है कौन? H2। कौन निकलता है? H2O। तो ये आप याद रखें। आगे चलते हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन वही है कि क्यों मैग्नीशियम रिबन को रगड़ के पहले साफ़ किया जाता है। तो वही रीज़न है, आपको बताना है सबसे पहले कि मैग्नीशियम जो है हाईली रिएक्टिव मेटल है, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है। और मैग्नीशियम का ऑक्साइड मैग्नीशियम रिबन के बर्निंग में क्या क्या काम करता है? बेरी का काम करता है, जलने नहीं देता। इसलिए पहले 70% रगड़ के उसको रिमूव कर देते हैं और फिर उसकी बर्निंग हो पाती है, इसलिए उसको साफ़ करते हैं। सेकंड देखो रिएक्शन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बैलेंस करना है। तो हिट एंड रन लो लगाइए, है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाइए, सॉरी, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाइए और आप यूज़ कर सकते हैं उस मेथड को। और आपको इनके फॉर्मूलाज आने चाहिए दोस्तों। हाइड्रोजन को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोरीन को Cl से, HCl बनेगा। बेरियम क्लोराइड बेरियम और क्लोराइड, है ना, तो BaCl2 होता है, एल्यूमिनियम का सल्फेट होगा। ठीक है, Al2SO4 3 होगा, है ना। एल्यूमिनियम का कितना होता है? +3 होता है ना। और बेरियम सल्फेट बनेगा और एल्यूमिनियम का क्लोराइड बनेगा, AlCl3 बनेगा। ठीक है, सोडियम Na+, वाटर H2O। तो बनने वाली रिएक्शन बैलेंस करके लिखें। बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो सॉल्यूशन ऑफ द बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, react to give insoluble barium sulfate and solution of the सोडियम क्लोराइड। देखो बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन करानी है आपको सोडियम सल्फेट से, ठीक है। और गिव इंसोल्यूबल बेरियम क्या देता है बताओ? ये बेरियम सल्फेट देता है और सोडियम क्लोराइड देता है, NaCl देता है। तो BaCl2 सोडियम का सल्फेट अपना क्या होगा? SO4- Na2SO4 की रिएक्शन करा रहे हैं अपन। और क्या बन रहा है बताइए? बेरियम का सल्फेट BaSO4 बन रहा है और NaCl बन रहा है। तो रिएक्शन अगर फार्मूला लिख के बैलेंस करना है, फार्मूला लिखना आपको आना चाहिए दोस्तों। तो फार्मूलाज मैं आपको बता रहा हूँ। ये इन वाटर का मतलब किस में? एक्वस फॉर्म में। इन वाटर का मतलब एक्वस फॉर्म में, वहाँ एक्वस फॉर्म में मतलब पानी के साथ घोला गया है।
तो सोडियम सल्फेट भी एक्वस फॉर्म में है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है दोस्तों, जो एक्वस स्टेट में है, रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी किस में, एक्वस स्टेट में है, या लिक्विड मान लो, लिक्विड वाटर वाटर मीडियम में। और उसके बाद टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड NaCl बन रहा है और वाटर बन रहा है। तो आप फार्मूला लिखें और बैलेंस करें। तो बैलेंसिंग हम आगे अगले सेशन में आपको सिखाने वाले हैं। तब तक के लिए आप खुद से ट्राई कीजिए। बाकी गो थ्रू हम चैप्टर के साथ आपको करा ही रहे हैं लगभग। अगर आपको बैलेंसिंग आती है तो फार्मूला हम आपको बता रहे हैं साथ के साथ। अब देखो केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स आते हैं। तो रिएक्शंस के टाइप वही हैं, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, और क्या था, एक और था, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, टेम्परेचर। देखते हैं, आप लोग बताइए क्या था। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, और टेम्परेचर में चेंज। यही सब हमारे पास रिएक्शन के टाइप थे। और कुछ रिएक्शंस में प्रिसिपिटेट भी आता है, जिनकी बात हम आगे करने वाले हैं। तो हम टाइप्स पर पहुंच चुके हैं। अब पहली आती है कंबाइनेशन रिएक्शन। कंबाइनेशन रिएक्शन का एग्जांपल आप लोग याद कीजिएगा कि आप चूने को घोल रहे हैं पानी में, तो हाँ, क्विकलाइम है ना। क्विकलाइम किसको बोलते हैं, CaO को। रिएक्शन अभी के साथ आप लोग याद करेंगे। तो कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन H2O से कराने पर इनकी स्टेट देख लीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में होता है, लिक्विड है। H2O कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, CaOH2। इसको स्लिक्ड लाइम बोलते हैं। क्विकलाइम का मतलब क्या होता है कि वो चूना जो बुझा हुआ नहीं है, लेकिन H2O से रिएक्शन करने पर कैसा हो गया, वो बुझ चुका है, इसको बोलेंगे स्लिक्ड लाइम। साथ में निकलती है बहुत सारी हीट। तो लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रसली, कैल्शियम ऑक्साइड विग्रसली रिएक्शन करता है H2O से। और क्या बनाता है, स्लिक्ड लाइम बनाता है। इसका फॉर्मूला CaOH2 का होल ट्वाइस होता है, CaOH का होल ट्वाइस होता है, साथ में हीट निकलती है जो लार्ज अमाउंट में होती है। साथ में देखो यहाँ पर एक एक्टिविटी दिखाई गई है। इस कंटेनर में हमने, बीकर में हमने वाटर लिया था, उसमें हमने जब CaO को डाला है, मतलब क्विकलाइम को डालना है, तो यहाँ पे हीट रिलीज हुई है, ठीक है। और हमें जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो नीचे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिल चुका है। और ये जो बीकर है ना, इसका टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ जाता है कि रिएक्शन कैसी होती है, विग्रस होती है, और यहाँ पर हाई अमाउंट में हीट रिलीज होती है। सबसे पहले आपको याद करना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है, जहाँ पर, याद रखें, कंबाइनेशन रिएक्शन वो होंगी जहाँ पर दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, और बनने वाला प्रोडक्ट एक ही हो। दो जने दो जन मतलब कि दो रिएक्टेंट यूज़ हों और बनने वाला प्रोडक्ट केवल एक हो, तो भैया क्या होगी, कंबाइनेशन, मतलब दो मिलकर एक हो गए तो कंबाइन हो गए, तो कंबाइनेशन रिएक्शन होगी। ये आप लोग याद रखें। लिखा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट। क्या, सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नाउन एज कंबाइनेशन रिएक्शन। ऐसा नहीं है केवल दो दो ही हो रिएक्टेंट, तो उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन बनने वाला एक हो, तो क्या कहलाएगी, कंबाइनेशन रिएक्शन। तो एक एग्जांपल तो आपने याद कर लिया चूने का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये बार बार पूछी जाती है, जो आपको येलो बॉक्स में दिखाया गया है। ये क्या कहता है, देखिए, अ सॉल्यूशन ऑफ अ स्लिक्ड लाइम प्रोड्यूस बाय रिएक्शन, जो रिएक्शन में स्लिक्ड लाइम बना, CaOH2, इसको, इसका यूज़ करते हैं किस में, वाइट वॉशिंग में। किस में, वाइट वॉशिंग में, ध्यान रखें। किसका यूज़ करते हैं, सॉल्यूशन जो बना स्लिक्ड लाइम का, है ना, उसका। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, इसका यूज़ करते हैं, इसको वॉल्स पर हम पेंट कर देते हैं। तो होता क्या है, सराउंडिंग में जहाँ पर ही इसको पेंट किया गया है वहाँ पर CO2 तो होगी ही सही, तो CO2 इससे रिएक्शन कर लेता है। और ये काफ़ी स्लो रिएक्शन होती है, काफ़ी टाइम लेती है, मतलब 2 से 3 दिन लेती है। 2 से 3 दिन बाद जब CaOH2 से रिएक्शन कर लेता है, ये वॉल पर जब पेंट किया गया है तभी। तो बनने वाला क्या होता है, देखो रिएक्शन में दिखाया गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक्वस फॉर्म में है, इसकी रिएक्शन हो गई है CO2 से, और बनी क्या है कि CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जब बन जाता है तो दीवारों पे क्या आती है, शाइनिंग आती है। और आप याद रखें कि कैल्शियम कार्बोनेट किसका फॉर्मूला है, मार्बल का भी फॉर्मूला है।
तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यहाँ पर इस तरह के से पूछता है कि ये कंपाउंड है एक्स, इसका यूज़ होता है किसमें, वुल्स को शाइन कराने में। तो कौन है वो, तो CaOH2 है। क्या है, CaOH2 है। जब ये वायर गैस के साथ रिएक्शन करता है तो बनने वाला जो कंपाउंड है वो जेड है। तो कौन है वो, कैल्शियम का कार्बोनेट है। और गैस कौन सी है, CO2 है। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप यहाँ से पढ़ के जाएं इस वाले पैराग्राफ को। और रिएक्शन याद कर लें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 से रिएक्शन करता है, क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, H2O निकलता है। देखो अगले और क्या एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। बर्निंग ऑफ कोल, जो केमिकल रिएक्शन का भी एग्जांपल हमने आपको बोला था, कोल की बर्निंग, फ्यूल का बर्निंग, डीजल का बर्निंग, बर्निंग वेक्स का बर्निंग, सब किसके एग्जांपल है, केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल है। तो आपको क्या याद करना है, बर्निंग ऑफ कोल मतलब हर चीज़ कार्बन की बनी हुई है, कोल का कोयला, कोयला भी कार्बन का बना हो। तो कार्बन सॉलिड स्टेट में होता है गैस, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करता है, क्या बनती है, CO2 बनता है। ये बर्निंग ऑफ कोल एग्जांपल हो या कंबाइनेशन का। दो चीज़ मिल रही है, कार्बन ऑक्सीजन, बन रहा है क्या, CO2। दो दो मिले हैं, एक बने, क्या होगी, कंबाइनेशन। अगला रिएक्शन H2O2, H2 की रिएक्शन हो रही है O2 से, क्या बन रहा है, H2O। ठीक है, तो ये सिंपल रिएक्शन है किसी कंबाइनेशन की। दो एलिमेंट मिले, दो सबस्टेंस मिले, क्या बनाए, एक कंपाउंड बनाए या एक प्रोडक्ट बनाए, तो क्या कहलाएगी, कंबाइनेशन रिएक्शन। ठीक है, देखो अगले एग्जांपल। हाँ, तो देखो जो एक्टिविटी अभी हमने करी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, CO की रिएक्शन H2 से कराई थी, तो वहाँ पर क्या निकली थी, बहुत सारी हीट निकली थी, है ना। तो लोज अमाउंट में हीट निकली थी। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पर हीट रिलीज होती है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट भी रिलीज हो, क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एग्जांपल देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एनसीईआरटी ने क्या दिया हुआ है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो CH4, इसको मेथेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेथेन। इसकी रिएक्शन आप ऑक्सीजन से कराओगे, जब जब आपको जलाना है तो ऑक्सीजन का यूज होगा। CO2 तो बुझाने में काम आती है। तो बताइए, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हो तो क्या बनेगा, CO2, क्या बनेगा, CO2। साथ में क्या निकलेगा, H2O। तो रिएक्शन साथ साथ याद करो कि नेचुरल गैस की बर्निंग की रिएक्शन क्या होती है, मीथेन की रिएक्शन O2 से कराते हैं, निकलती है CO2, साथ में H2O। डू यू नो द रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन अगला एग्जाम्पल हो गया, जो क्या है, एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। तो हमारी बॉडी में होने वाला कौन सा, सेलुलर रेस्पिरेशन किसका एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो क्यों है, तो देखो खाना खाते हैं किसके लिए, जिंदा रहने के लिए। तो हमें खाने से क्या मिलती है, एनर्जी। एनर्जी कैसे मिलती है, देखो सिंपली डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ के आते हैं कि हम कॉम्प्लेक्स फूड अगर खाते हैं, जैसे चना हो गया, अनाज हो गया, ऑयल फूड हो गया, जो कुछ भी हम खाते हैं वो फर्दर डाइजेशन के थ्रू तोड़ दिया जाता है सिंपल फूड सब्सटेंस में, जो होता है ग्लूकोज। तो हमारी सेल के पास क्या स्टोर रहता है, ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज तब टूटकर एनर्जी देता है जब कौन जाता है, रेस्पिरेशन, मतलब कि हम ब्रीदिंग करके ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, और वो ऑक्सीजन ब्लड के साथ घुल कर कहाँ पहुँचती है, हमारे सेलुलर सेलुलर साइट्स पर। और वहाँ पर क्या होता है, इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उस ग्लूकोज को ये तोड़ता है, जो किसके पास होती है, सेल्स के पास होती है। उसको कौन तोड़ता है, हमारा ऑक्सीजन। और ये इसको तोड़ करके, देखो लिखा हुआ है C6H12O6, ग्लूकोज। ग्लूकोज को तोड़ रहा है कौन, ऑक्सीजन। O2 पहुंच गया है, ब्रीदिंग ब्रीदिंग हुई, और उसके बाद ब्लड लेकर चला गया है सेल के पास। तोड़ेगा, क्या बनेगा बताओ, हम जो ब्रीदिंग में जब एक्सेल करते हैं तब क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बन कब रही है, जब ग्लूकोज टूट रहा है ऑक्सीजन के साथ, और क्या बन रहा है, CO2। तो वो हम छोड़ देते हैं, और साथ में क्या बनता है, H2O, जो बॉडी में काम आ जाएगा। और निकलती है ग्लूकोज के टूटने से ढेर सारी एनर्जी। तो इस तरीके से खाए हुए फूड से क्या मिलती है, एनर्जी। सबसे स्टार्टिंग में डाइजेशन होता है, ग्लूकोज बनाकर स्टोर कर लेती है सेल, वेट करती है किसका, ब्रीदिंग के थ्रू ऑक्सीजन के आने का। जब ऑक्सीजन आती है तब जाकर ग्लूकोज टूटता है और एनर्जी मिल पाती है खाने से, ध्यान रखिएगा। तो क्योंकि रेस्पिरेशन बोल किसको रहे हैं, ग्लूकोज के टूटने को रेस्पिरेशन बोल रहे हैं, और वो ऑक्सीजन को अंदर लेना, CO2 को बाहर छोड़ना तो ब्रीदिंग है। तो भैया इस रिएक्शन में निकल रही है हीट, इसलिए रेस्पिरेशन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन याद रखें, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, CO2 निकलेगा, H2O निकलेगा, एनर्जी निकलेगी। आइए, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो डिकम्पोजिशन होता है किसका, किसी भी वेस्ट सब्सटेंस का जो ऑर्गेनिक मैटर है,
तो वहाँ पर भी क्या होता है, कंपोस्ट बन जाता है एंड में। देखिए जो भी सड़ा गला, जो भी यहाँ पे घर से निकलने वाली जो भी डेली की सामान, जैसे सब्जियाँ, फलों के छिलके, ये सब चीज़ें हैं, जब आप इसको किसी गड्ढे में बनाकर इसको रख देते हैं, गाड़ देते हैं, तो वहाँ पर डिकम्पोजर्स आते हैं, इसको डिकम्पोज करते हैं, तो आपको क्या मिलता है, मेन्योर की फॉर्म मेन्योर मिल जाता है, कंपोस्ट बन जाता है। और निकलती है क्या, एनर्जी। तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो अगर आता है तो पहली तो लिखें भैया क्या, पहली तो आप लिखेंगे क्या, मेथेन की बर्निंग, नेचुरल गैस की बर्निंग। सेकंड लिखेंगे हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन, रिएक्शन आपको दी हुई है ग्लूकोज वाली। एक लिखेंगे आप डिकम्पोजिशन, ठीक है, इसमें आपको कंपोस्ट मिल जाता है और रिलीज होती है एनर्जी। देखो अब अगला टाइप आता है, हमने एक पूरा कर लिया है भैया। हमने क्या पूरा कर लिया है सर, हमने कॉम्बिनेशन पूरा कर लिया है, उसके एग्जाम्पल सारे पढ़ लिए, एनसीईआरटी कोई चीज़ हम छोड़ नहीं रहे हैं। तो हमारे साथ ये बहुत बेनिफिट है हमारा एक तरीके से। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। नाम से समझिए डिकम्पोजिशन, यहाँ पर कोई एक चीज़ टूटेगी, एक्स्ट्रा चीज़ बन रही होगी, ठीक है। वहाँ पर दो चीज़ मिल रही थी, एक बन रही थी, यहाँ पर एक टूटेगी, एक ज़्यादा बनेगी, ध्यान रखिएगा। देखो यहाँ पे एक्टिविटी 1.4 दिया हुआ है, हीटिंग द बॉइलिंग ट्यूब कंटेनिंग क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट एंड ऑफ स्मेलिंग द ऑर्डर। देखो क्या हो रहा है, फेरस सल्फेट अकेला एक है, देखिए इक्वेशन देखिए, फेरस सल्फेट अकेला एक था, हीट किया, बर्निंग कर रहे हैं इसकी, है ना, हीट दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, Fe2O3, साथ में SO2, साथ में SO3, अरे एक से दो या तीन बन रहा है, मतलब क्या है, डिकम्पोजिशन। तो पहचानना सीखिए, कोई दो चीज़, दो से ज़्यादा चीज़ जुड़ रही हो, एक बन रहा हो तो कॉम्बिनेशन, एक टूट रहा है एक से ज़्यादा में तो क्या है, डिकम्पोजिशन। तो इक्वेशन याद कीजिए डिकम्पोजिशन की, FeSO4 टूटता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में, याद रखिएगा। Fe2O3 को फेरिक ऑक्साइड बोला जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो स्मेल आती है ना, वो किसकी आती है बताओ, इस रिएक्शन में FeSO4 का टूटना है, Fe2O3 और SO2 SO3, तो यहाँ पर सल्फर सल्फर निकलता है ना, तो उसकी स्मेल आती है। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व द सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपल प्रोडक्ट। दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O lose water when heated and color of crystal change। तो FeSO4, इसमें 7 मॉलिक्यूल्स होते हैं H2O के, जब इसको हीट किया जाता है तो इससे कलर में चेंज आता है, ये देन डिकम्पोज हो जाता है Fe2O3 में, और SO2 सल्फर का डाइऑक्साइड और सल्फर के ट्राइऑक्साइड में Fe। और जो फेरिक का ऑक्साइड होता है ना, ये कैसा होता है बताओ, सॉलिड होता है, जबकि SO2 SO3 गैस होती है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट भी एग्जांपल है भैया। कैल्शियम कार्बोनेट में जब हीट ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या उसमें टूटता है बताओ, Ca और CO2 में टूट जाता है। तो ये भी किसका एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन का, एक था टूट गया दो में, तो अभी क्या है, डिकम्पोजिशन। क्या लिखा हुआ है बताओ, हीटिंग इज एन इम्पोर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज इन द वेरियस इंडस्ट्रीज, कैल्शियम ऑक्साइड इज कोल्ड लाइम, क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। इट हैज़ मेनी यूजेज, वन इज़ मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना, क्विकलाइम, इसका यूज़ किस में है बताओ, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, सीमेंट बनाने में है। वेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, इट्स कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट का यूज़ हो रहा हो कंडक्ट कराने के लिए, जो कहाँ लिखी गई है एरो के ऊपर, तब उस रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर थर्मल डिकम्पोजिशन पूछा है तो आप ये वाली रिएक्शन लिख के आएंगे, यहाँ पर हीट का यूज़ हो रहा है, साथ में ऊपर वाली भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी हीट का यूज़ हुआ है। ये एग्जांपल देखिए, डायग्राम देखिए, डायग्राम में इसमें FeSO4 लिया गया था, FeSO4 जो टूट रहा है Fe2O3 और SO2 SO3 में, ध्यान रखिए एक रिएक्शंस। देखिए यहाँ पर क्या किया, हीटिंग ऑफ द लेड नाइट्रेट एंड इमिशन ऑफ द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये अलग से एक एग्जांपल है भैया हीटिंग का, जहाँ पर हम हीट का यूज़ कर रहे हैं। रिएक्शन क्या हो रही है देखिए, रिएक्शन हो रही है, लेड नाइट्रेट आप लेंगे उसको हीट कराएंगे, लेड नाइट्रेट आप लेंगे उसको हीट कराएंगे। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला आप याद कीजिए, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको हीट करने पे भैया एक से ज़्यादा सबस्टांस में टूट रहा है, PbO बन रहा है, लेड ऑक्साइड बन रहा है, NO2 बन रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, तो भैया डिकम्पोजिशन तो है। साथ में देखो क्या निकल रहा है, लेड का ऑक्साइड निकल रहा है, याद रखें PbO, साथ में निकलती है NO2 और निकलती है O2।
तो याद रखें ये रिएक्टिविटी, ठीक है। यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ द ब्राउन फ्यूम्स। ये ब्राउन फ्यूम्स किसके होंगे? ये जो ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ब्राउन फ्यूम्स यहाँ पर निकले लेड नाइट्रेट को यहाँ पर हीट करने पर, तो ये किसके हैं बताइए? ये हैं हमारे किसके? ये हैं हमारे कौन सी गैस? NO2। किसके? NO2 के हैं, देखिएगा। ये देखिए NO2 गैस के हैं, ये जो NO2 गैस यहाँ पर बन रही है इसके हैं ये ब्राउन फ्यूम्स, जो हम आपको दोबारा दिखाते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर, ये जो देखिए यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब में जो ब्राउन फ्यूम्स दिखाए गए हैं ये NO2 के हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि लेड नाइट्रेट को हीट करने पर एक एक्स एक्स एक गैस बनती है जिसका कलर आता है ब्राउन, तो कौन सी गैस है? तो बताइए कौन सी गैस होगी? रिएक्शन आपको याद करना है और बनने वाली गैस कौन सी थी? NO2। इससे कौन सा कलर आता है बताइए? ब्राउन। कौन सा आता है? ब्राउन। तो ब्राउन कलर यहाँ पे आता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब आती है 1.7 एक्टिविटी 1.7। इसमें किसको दिखाया गया? इलेक्ट्रोलाइसिस को। तो देखिए एक प्लास्टिक का मग था, इसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि इसमें नीचे रबर के स्टॉपर लगाए हैं और साथ में कौन लगा दिए गए हैं? इलेक्ट्रोड्स। कौन? इलेक्ट्रोड्स किसके बने होते हैं? ग्रेफाइट के बने होते हैं। उनमें उल्टा इन्वर्सली, मतलब उनका मुंह नीचे की ओर होगा, क्या लगा दी गई है बताओ? टेस्ट ट्यूब्स लगाई दी गई हैं। और बताओ अब क्या किया गया है? 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी गई है, स्विच लगाया है, बल्ब लगाया है, ताकि पता चल जाए कि बैटरी से करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। अब क्या करना है बताओ? इसमें क्या भरना है? इसमें H2O को भरना है, वाटर भर दिया है हमने। जैसे ही यहाँ से अपना करंट फ्लो करेगा तो करंट से बताओ क्या होगा? H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा और वाटर के मॉलिक्यूल टूट जाएंगे H+ और OH- में। H+, हाँ H+ OH- में नहीं। देखो सॉरी, आपको केवल यहाँ पर ये रखना है कि जैसे ही यहाँ पर हम करंट फ्लो कराते हैं तो दो तरह की गैसें बनती है। आपने ऊपर पढ़ा था H2O और O2 की रिएक्शन होने पर H2O बनता है। तो जैसे ही वाटर टूटेगा ना, किस में टूटेगा बताओ? हाइड्रोजन गैस बनेगी और ऑक्सीजन गैस बनेगी। तो देखो यहाँ पर H2O के मोलिक्यूल में, H2O के मोलिक्यूल में जो हमारा रेशियो है वो हाइड्रोजन के 2 है ना। H2O में रेशियो क्या है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का? 2:1। तो बनने वाली जो गैस होती है ना वो भी 2:1 में बनती है। तो एक टेस्ट ट्यूब में क्या होता है बताओ? ज़्यादा गैस भरी होती है दूसरे के कंपेयर में। जिसमें गैस ज़्यादा भरी होगी वहाँ पर वाटर कम ऊपर चढ़ पाएगा। दूसरे वाले में क्या है? कम गैस है तो वाटर ज़्यादा ऊपर चढ़ पाएगा। तो देखो हाइड्रोजन वाले में, ये देखिएगा हाइड्रोजन वाले में ज़्यादा क्या बड़ी ज़्यादा, ये वाला है हाइड्रोजन वाला। तो यहाँ पर देखो इस जगह पर एयर ज़्यादा खाली है, मतलब वाटर के ऊपर देखो टेस्ट ट्यूब के अंदर ज़्यादा स्पेस है। जबकि इस वाले में देखो यहाँ पर कम जगह है, एयर कम है। तो ये ऑक्सीजन है, देखो लिखा ही है ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। तो सेटअप याद रखिए भैया, एनोड कैथोड वगैरह सब लेबलिंग करनी है आप लोगों को। तो ये होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो करंट फ्लो कराकर किसी को भी तोड़ना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पर आप सल्फ्यूरिक एसिड भर सकते हैं, यहाँ पर आप NaCl भर सकते हैं, उसको भी आप तोड़ सकते हैं यहाँ पे। इसमें होता क्या है भैया? जब कोई अलग केमिकल यहाँ पर भरा जाएगा, मान लो आपने H2SO4 को भरा है, तो होगा क्या? वो सिंपली टूट जाएगा करंट के फ्लो कराने से। जो प्लस वाला होगा H+ बना मान लो, तो वो भागेगा किसकी तरफ? नेगेटिव टर्मिनल की ओर, एनोड की ओर। और जो माइनस वाला होगा भागेगा कहाँ पर? वो भागेगा प्लस वाले टर्मिनल की ओर। तो ये याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है ये सब बना के आना है आपको, ठीक है। देखो अब आती है एक्टिविटी 1.8। इसमें क्या दिखाया गया है सर? देखो इसमें दिखाया है कि हाँ, ये वाली रिएक्शन याद रखें कि वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। देखो होता क्या है? सिल्वर क्लोराइड है जो कैसा होता है? वाइट होता है। इस सनलाइट के प्रेजेंस में देखो यहाँ पे से खिड़की में से बढ़िया खिड़की खोली गई है, आराम से धूप आ रही है बताइए। और साथ में क्या रखा हुआ है? AgCl रखा हुआ है। सनलाइट की प्रेजेंस में ये टूट जाएगा Ag में और Cl2 में। Cl2 क्या होती है? गैस होती है, जो गैस तो उड़ जाएगी है ना। और साथ में आपको क्या मिल जाएगा?
चांदी ही चांदी, सिल्वर ही सिल्वर, ठीक है। तो ये क्या है बताओ, मतलब सनलाइट की वजह से भी क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है, कोई चीज़ टूट रही है एक से दो में, तो ये भी क्या है, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन के और एग्जांपल सर, ये देखो वाटर टूटा H2O2 में, तो ये भी इलेक्ट्रोलाइसिस किसका एग्जांपल हो गया, डीकम्पोजिशन। लेड नाइट्रेट को हीट करने पर क्या बन रहा है बताओ, लेड का ऑक्साइड बन रहा है, साथ में NO2 और क्या निकल रही है, ऑक्सीजन गैस निकल रही है, ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, डीकम्पोजिशन। कैल्शियम कार्बोनेट में हीट ट्रांसफर करने पर कैल्शियम का ऑक्साइड प्लस CO2 बनती है, ये भी उसी का एग्जांपल है डिकम्पोजिशन का। FeSO4 में हीट को ट्रांसफर करने पर Fe2O3 SO2 बन रहा है, ये भी डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। तो याद रखें, एक एक कंपाउंड का टूटना, एक से ज़्यादा का बनना, डिकम्पोजिशन। NO2 से कौन सी फ्लेम्स बनती है बताओ, ब्राउन। डायग्राम से याद रखते हुए चलें, डायग्राम्स आपको बनाकर आने हैं, ये रिएक्शन याद कर लें भैया। सनलाइट से कैसे होता है, AgCl टूटता है सिल्वर Ag में और Cl2 में, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड आल्सो बिहेव्स इन सेम वे, AgBr भी होना सर, तब भी सनलाइट गिरने पर Ag और Br2 बनती है। देखो ब्रोमीन अकेली AC नॉन मेटल है, जो किस फॉर्म में मिलती है, लिक्विड स्टेट में मिलती है, ठीक है। यहाँ पर गैस दिखाया गया तो गैस याद करें आप लोग सिंपली, कि ब्रोमीन किस फॉर्म में निकलता है, गैस में ही निकलता है, आप लोग याद करें। देखो इस रिएक्शन का यूज़, द अबव रिएक्शन यूज इन द ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो AgBr वाली रिएक्शन ये कहाँ होती है, फोटोग्राफी में यूज़ होती है। तो अगर आपको आ जाता है कि एक ऐसी इक्वेशन है जो फोटोग्राफी में यूज़ होती है, जहाँ पर एक कंपाउंड है वो टूट जाता है दो कंपाउंड में X और Y में, तो याद रखिए AgBr वो था जो टूटता है Ag में और Br2 में। तो याद रखिए फोटोग्राफी करके अगर रिएक्शन पूछता है, देखो लिखा ही है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, तो याद रखें AgBr वाली रिएक्शन है, सिंपली सनलाइट लिखना है रिएक्शन के ऊपर और Ag और Br2 बनता है, याद रखिएगा। तो मैं तो कहता हूँ रट लो इसको, ये अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो। आगे लिखा है, वी हैव सीन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट रिएक्शन इन विच एनर्जी एब्जॉर्ब्ड आर नाउन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इतने आखिर में जाके आया है किसके बारे में, एंडोथर्मिक के बारे में। तो जहाँ पर एनर्जी का यूज़ होता है, जहाँ पर एनर्जी का यूज़ होता है क्या कहलाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो यहाँ पर डिकम्पोजिशन में हर जगह पर क्या हो रहा है बताओ, हर जगह हो रहा है एनर्जी का यूज़। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर भी सनलाइट लिखी गई, ये सनलाइट मतलब यूज़ हो रही है ना सनलाइट। आगे चलिए, ऊपर भी अपन जहाँ जहाँ हीट पढ़ कर आए हैं, यहाँ पर भी यूज़ हुई सनलाइट। जहाँ जहाँ भी हीट लिख कर आए हैं तो मतलब वहाँ पर हीट का यूज़ है, हीट वहाँ पर यूज़ हुई है, न कि वहाँ पर निकली है। देखो यहाँ पर भी यूज़ हुई है, यहाँ तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, यहीं पर दिया हुआ है, तो मतलब ये यूज़ हो रही है यहाँ पर। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, एंडोथर्मिक का, मतलब जहाँ हीट लिखा हुआ है वहाँ पर हीट का यूज़ हुआ है। ये देखिए यहाँ पर, तो ये सारी की सारी रिएक्शन एंडोथर्मिक का रिएक्शन एग्जाम्पल है। तो सारी की सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन एग्जाम्पल है किसका, अपने एंडोथर्मिक का, याद रखिएगा। तो भैया चैप्टर हुआ क्लोज, चैप्टर हुआ है ख़त्म। नहीं नहीं, चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन आ चुका है, एक सबस्टांस एक्स जिसका यूज़ किया जाता है वाइट वॉशिंग में, नेम द सबस्टांस एक्स, राइट इट्स फॉर्मूला। तो CaOH2 है। राइट द रिएक्शन ऑफ द सबस्टांस एक्स नेम्ड इन द अबव विथ वाटर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करानी है आपको वाटर से। सॉल्यूशन ऑफ अ सबस्टांस एक्स इज यूज्ड। अरे सॉल्यूशन ऑफ सबस्टांस एक्स तो भैया ये CaO है, जिसके सॉल्यूशन का मतलब इसकी रिएक्शन करा दे वाटर से तो सॉल्यूशन बन गया, उसका यूज़ करते हैं वाइट वॉशिंग में। तो सबस्टांस कौन है, CaO। राइट द रिएक्शन ऑफ सबस्टांस एक्स नेम्ड इन अबव विद वाटर। तो CaO की रिएक्शन H2O से करा दो, CaOH2 बना दो, इस तरीके से हो जाएगा। वाई द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन द वन टेस्ट ट्यूब, इन एक्टिविटी डबल अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर। इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जांपल पूछ रहा है भैया। H2O में करंट फ्लो कराने पर उठता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। हाइड्रोजन गैस H2O के एक मोलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या है, 2:1। तो 2:1 में क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनेगी। तो कि बनने वाली हाइड्रोजन गैस 2 के रेशो में है, ऑक्सीजन 1 के रेशो में है, तो हाइड्रोजन ज़्यादा बनेगी, ऑक्सीजन कम बनेगी। वहाँ पर डायग्राम देखे जा करके वही लिखना है कि 2:1 में होता है, तो बनने वाली गैस भी 2:1 में बनती है, ठीक है। इसीलिए एक वाली टेस्ट ट्यूब में तो
गैस ज़्यादा होती है, एक में कम होती है। ऑक्सीजन कम होती है, हाइड्रोजन ज़्यादा होती है, ध्यान रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती है भैया, ये सीधे जो फर्स्ट जो डायग्राम है किसी का है बताओ। यहाँ पर आयरन नील कील को डुबोया गया है भैया, किसमें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। जब रिएक्शन हो जाएगी तब इस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, डिस्प्लेस कर देगा कॉपर सल्फेट को। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो पहले ब्लू था बाद में कैसा हो जाएगा, ब्राउन ब्राउन सा कलर में चेंज आ जाएगा। क्या बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा, किसकी जगह पर, कॉपर सल्फेट की जगह पर। देखिएगा अगले पेज पर रिएक्शन, ये देखिए यहाँ पे Fe ने रिएक्शन करी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, और क्या बन गया बताओ, FeSO4 बन गया है, और साथ में कॉपर अलग हो चुका है। क्यों, और कैसा हो गया, बिकम ब्राउनिश इन कलर, बाद में कैसा हो गया, ब्राउनिश हो चुका है। ये देखिएगा, ये यहाँ से ब्लू से कन्वर्ट हो गया ब्राउन में। क्यों, क्योंकि आयरन ने इसको रिप्लेस कर दिया है, इसको डिस्प्लेस कर दिया है। तो याद रखिए, रिएक्शन याद रखिए। आयरन डिस्प्लेस रिमूव अदर अनदर एलिमेंट कॉपर को, ठीक है। वैसे ही बताइए, जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, क्योंकि जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, जिंक भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। आइए, लेड ने क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि लेड भी क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये सारी रिएक्शन आप लोग याद करें। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन द कॉपर। साफ लाइन लिखी गई है, साफ लाइन यहाँ पर लिखी गई है मेरे स्टूडेंट्स। देखिए, रात के बज गए हैं 12:30 और हम चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं लगभग। तो दोस्तों, जितनी मेहनत हम कर रहे हैं तो शायद आपके लिए कहीं ना कहीं यूज़फुल तो होगा ही है। तो बने रहिए भैया। और मेजरली ये मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ, जो कहीं ना कहीं वो भी आपकी तरह 10th में होंगे, उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। सच बात कहूँ तो, क्योंकि हर टाइम तो उनके साथ रहा नहीं जा सकता, तो कहीं ना कहीं उनके लिए हेल्पफुल हो, और बाकी जो देखे सबके लिए हेल्पफुल हो, इसीलिए थोड़ी सी ये अलग से एक एफर्ट है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं भैया। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई दो एलिमेंट एक दूसरे के प्लेस को चेंज कर रहे होंगे। ऊपर डिस्प्लेसमेंट देखिए, यहाँ पर एक एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो उसको डिस्प्लेस करता है। यहाँ पर दो एलिमेंट किसी दूसरे दो को डिस्प्लेस कर रहे होंगे, मतलब दो लोग एक दूसरे का प्लेस चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर एक का चेंज हो रहा है, वहाँ पर दो लोग करेंगे। देखिए, NO2SO4 की रिएक्शन BaCl2 से कराने पर क्या होता है, ये जो N है, ये जो Na2SO4 से Na है, ये चला गया है भैया किसके साथ, Cl के साथ, मतलब इस वाले के Cl के साथ, जबकि यहाँ का SO4 इस वाले के Ba के साथ चला गया है। तो क्या बन गया है, BaSO4। तो बताओ, दोनों में से कुछ कुछ चेंज हुआ है, तो बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। इसका इसके साथ जाकर यहाँ बैठ गया, और बताइए इसका इसके साथ जाके यहाँ बैठ गया, तो हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल याद रखें, Na2SO4 BaCl2 BaSO4 NaCl। याद रखिएगा, याद रखिएगा। आओ देखो, तो याद रखिएगा भैया, इस वाली रिएक्शन को याद रखिएगा कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। यहाँ पर प्रेसिपिटेट आता है भैया BaSO4 का, ठीक है। देखिए, वही किया है, ऊपर वाली टेस्ट ट्यूब में क्या ले रहा है, अपना सोडियम सल्फेट ले रहा है, उसमें नीचे वाली में क्या लिया हुआ है, बेरियम क्लोराइड लिया हुआ है, बेरियम का क्लोराइड लिया हुआ है। मतलब यहाँ पे Na2SO4, यहाँ पर क्या है, BaCl2। और क्या बनेगा बताओ, प्रेसिपिटेट में क्या बनेगा, NaCl। प्रेसिपिटेट बनेगा BaSO4 का, किसका, BaSO4 का। और NaCl तो घुल जाएगा पानी में, याद रखिएगा। तो प्रेसिपिटेट भी आता है भैया इसमें, डबल डिस्प्लेसमेंट में, याद रखिए। कैसा फॉर प्रेसिपिटेट आता है भैया, वाइट के साथ है, वाइट। देखो ये लिखा है, वाइट प्रेसिपिटेट हो BaSO4 फॉर्म्ड, ठीक है। और दो आयन का एक्सचेंज होता है, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अगला आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, याद रखिए। सरफेस ऑफ कॉपर सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर की जब बर्निंग करते हैं, ओजन से रिएक्शन कराते हैं ना, तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, जो कैसा होता है भैया, ब्लैक होता है। कैसा होता है, ब्लैक होता है। ये हम वहाँ पर ही पढ़ने वाले हैं, कहाँ पर, अपने मेटल में, ठीक है। तो देखो इसमें क्या किया गया है, इसमें क्या लिया हुआ है, हमारा कॉपर का पाउडर लिया हुआ है। इसको जब हम बर्निंग कर रहे हैं तो कैसा बन जाता है बताओ, ब्लैक। कैसा बन जाता है, ब्लैक।
तो ये रिएक्शन आप लोग याद कर लें, कौन सी वाली, यही वाली तो दी गई है कॉपर ऑक्साइड की, ये वाली। बर्निंग कराने पर क्या बन रहा है, कॉपर का ऑक्साइड जो ब्लैक होता है ना। आगे देखिए, इफ़ गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल कॉपर ऑक्साइड द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न ब्राउन एंड रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड। देखो क्या होता है, दोबारा अगर इसको बंद करेंगे ना तो क्या होगा, जो ब्लैक कलर है वो कैसा हो जाएगा, वापस से ब्राउन हो जाएगा, कैसा हो जाएगा। ये काफ़ी पढ़ने वाली बात है, मतलब गौर से। क्या, अगर दोबारा उसको बंद करेंगे तो कैसा हो जाएगा बताओ, ब्राउन, दोबारा से ब्राउन हो जाएगा और वापस से क्या मिल जाएगा, कॉपर। मतलब दोबारा से अगर इसको यहाँ ले गए, यहाँ के यहाँ पर लेकर आ गए, दोबारा से उसको बंद नहीं किया, हीट करते रहे, तो ब्लैक से वापस से क्या हो जाएगा, ब्राउन। ये पढ़ने वाली बात है भैया। और वापस से क्या मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा दोबारा से। इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन डूरिंग अ रिएक्शन इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन से जुड़ रहा है तो ऑक्सीडाइज हुआ है, कहीं पर ऑक्सीजन निकल रही है कहीं से तो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कॉपर ऑक्साइड ने, कॉपर ऑक्साइड से यहाँ पर अब क्या हो रहा है, एक ये ऑक्सीजन अलग हो गई, क्या बन गया, H2O में चला गया, कॉपर अकेला हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हुई है, अलग। लेकिन देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, CuO के साथ आ गया, कॉपर के साथ ऑक्सीजन आ गया है मिल करके, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ध्यान रखिए। देखो यहाँ पर रिडक्शन भी हुआ है, कॉपर बन गया। जब ऑक्सीडेशन हुआ तब ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ क्या आ गया, H2O बन गया। हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन, तो इसका तो हुआ है ऑक्सीडेशन। और कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया, मतलब क्या हो गया, अलग हो गया, तो रिडक्शन हो गया है। तो इस तरीके से आप पहचाने। देखो जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन की रिएक्शन कराई, जिंक बना, तो जिंक से अलग हो गया तो इसका रिडक्शन हो गया। कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, CO बन गया, तो ऑक्सीडेशन हुआ। इस तरीके से आप लोग पहचाने। MnO का, इसका आप क्या हुआ है, MnO2 से अलग हो गया, MnCl2 बना है ना। तो बताओ, ऑक्सीजन यहाँ से अलग हुआ है तो इसका तो क्या हो गया, रिडक्शन। और HCl के साथ देखो, HCl में Cl तो अलग हो गया, लेकिन आयरन के साथ क्या आ गया बताओ, यहाँ पर H2O, मतलब ऑक्सीजन जुड़ चुका है, मतलब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और देखो एक और चीज़ आप लोग पहचानना सीखें कि अगर किसी का ऑक्सीडेशन होता है तो कौन कराता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसी का रिडक्शन होता है तो कौन कराता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ बैठे होते हैं, बगल में। अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसने कराया होगा, बगल वाले ने, तो बगल वाला उसका एग्जाम्पल होगा। जैसे कि मान लो मैं यहाँ बताता हूँ, यहाँ पर देखो सिंपली, देखो यहाँ पे हुआ क्या है, ये जो जिंक है ना, इस जिंक ऑक्साइड से क्या बन गया, जिंक बन गया है। तो जिंक जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन अलग हो गया। तो रिडक्शन कराया किसने, रिड्यूसिंग एजेंट ने। कौन होगा, कार्बन। कौन होगा, कार्बन। ये बगल में यही बैठा है, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसका रिडक्शन हुआ है उसके लिए क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और कौन होगा, बगल वाला। तो मैं पूछूं जिंक ऑक्साइड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो कार्बन है। कौन है, कार्बन। और हमेशा जब भी आंसर देना है आपको, किधर के देने हैं आंसर में, केवल इस साइड के बताने हैं। मतलब रिएक्टेंट में से आंसर देने होते हैं, प्रोडक्ट की साइड से कभी भी आंसर ना लिखें। कभी भी ऐसा ना लिख दे कि जिंक का हुआ है, नहीं। जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन। मैं पूछूं कि कार्बन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, तो बताओ, कार्बन से बना है CO, मतलब जुड़ गया है ऑक्सीजन। उधर से देखना है, चेक दोनों साइड से करना है ना। लेकिन आंसर कहाँ से देना है बताओ, आपको लिखना है हमेशा रिएक्टेंट की साइड से। तो कार्बन से बना CO, तो ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, CO का नहीं हुआ, कार्बन का हुआ है। किसका लिखा है, कार्बन। उधर का तो कुछ भी नहीं लिखना आंसर में, ठीक है। आपसे पूछूं कि कार्बन का अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसके लिए क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन होगा, इसके बगल वाला। कौन है इसके बगल में, जिंक का ऑक्साइड इसके बगल में। तो इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जिंक ऑक्साइड। बताओ, एजेंट जिसके जो दूसरे के लिए काम करता है ना, उससे अपोजिट खुद का करता है। तो बताओ, कार्बन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना कौन, जिंक का ऑक्साइड, लेकिन खुद का क्या करवा रहा था बताओ, खुद का क्या हुआ था, खुद का क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ से यहाँ देखो क्या हुआ इसका, खुद का रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीजन अलग हो गया, तो खुद का हुआ रिडक्शन, और कार्बन के लिए बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद रखो। तो भैया वही पहचानना यहाँ पे दिया हुआ है। अगर दोनों एक साथ होती है किसी रिएक्शन में तो उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। अब है कोरोजन।
देखो, मैग्नीशियम रिबन होता है, वो बर्न होता है डेजलिंग फ्लेम के साथ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो चेंज इनटू वाइट सबस्टेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। लेकिन कैसी फ्लेम बनती है? डेजलिंग वाइट फ्लेम बनती है। तो बता रहा है कि मैग्नीशियम का क्या हुआ है, मैग्नीशियम का ऑब्वियसली क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर हो चुका है। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन एवरीडे लाइफ? तो एवरीडे लाइफ में आपने देखा है कोरोजन मतलब क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन। इसकी रिएक्शन आप लोग को याद कर लेनी चाहिए। और रेंसिडिटी क्या होता है? फूड का ख़राब होना। फूड का टेस्ट ख़राब हो जाता है, उसकी टेस्ट, उसकी स्मेल क्या होती है? बिगड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। तो वही होता है क्या, वो ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, और रस्टिंग भी ऑक्सीडेशन से होती है। इनको प्रिवेंशन के मेथड होते हैं, जैसे कि मान लो प्रिजर्वेटिव डाल दिए जाएँ तो रेंसिडिटी से बच सकते हैं, खाने को ख़राब होने से बचा सकते हैं। जैसे कि चिप्स वगैरह आते हैं, उसमें NO2 गैस आती है। ऐसे ही देखा होगा आप लोगों ने, आपकी कोल्ड ड्रिंक वगैरह में CO2 गैस आती है ना। और प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं भैया आपके कई सारी चीज़ों में, जो पैकिंग फूड आते हैं उसमें, जैसे कि सिरका यूज़ किया जाता है, नमक यूज़ करते हैं हमारे अचार वगैरह में। ये सब मेथड ऑफ प्रिवेंशन है ना। फूड और खाने को रखते हैं रेफ्रिजरेटर में, ये भी मेथड ऑफ प्रिवेंशन है। तो ये याद रखें। कोरोजन के प्रिवेंशन मेथड क्या हो सकते हैं बताओ? गैल्वेनाइजेशन, एनोडाइजिंग, और पेंट करना, है ना, ऑयल की पेंटिंग, ये सब इसके एग्जाम्पल है। रिएक्शन में कहूँगा आप लोग याद करें किसकी? आयरन के रस्टिंग की। इसमें H2O मतलब ऑक्सीजन और ह्यूमिडिटी, इनकी प्रेजेंस में हमारा आयरन होता है, वो क्या होता है? कंटिन्यूसली डिग्रेड होता रहता है। और क्या बन जाते, और बताओ क्या होता है? अ, उसकी कोरोजन ऑफ आयरन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम, है ना, लिखा हुआ है ना। तो कार की बॉडी, ब्रिज, आयरन रेलिंग्स वगैरह, ये सब लोहे के बने होते हैं। और इससे क्या होता है? डैमेज होता है हमारा कौन? आयरन। तो इसके बचने के लिए हम पेंट वगैरह कर सकते हैं। और आप इसकी रिएक्शन ढूंढकर रिएक्शन याद करें। चलिए भैया, आपका चैप्टर होता है क्लोज, और अब क्वेश्चंस, और नेक्स्ट सेशन में आपको बैलेंसिंग सिखाई जाएगी। तो आई होप ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा। आप लोग इसकी समरी ज़रूर पढ़ें जो एंड में दी गई है, वाट यू हैव लर्नड, और चैप्टर को रिवाइज करें। मेरे तुरंत बाद, मेरे पढ़ाने के बाद, लेक्चर ख़त्म होने के बाद आप दोबारा से इसको जैसे मैंने पढ़ाया वैसे पढ़ें, ठीक है। तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो सब लोग पढ़ें। बेस्ट ऑफ लक आप लोग को। थैंक यू।